अपनी माँ बहन को ऐसी गंदी गंदी गालियाँ मिलती हैं, सो दैट गेट्स वेरी अपसेट। जो सोशल मीडिया है जिस तरीके से उसे हमें हेल्प करना चाहिए था, हेल्प की जगह वो हमें एक्चुअली स्लो कर रहा है। तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में दोस्ती कैसी है? जो ऑथेंटिक रियल यारियाँ होंगी वो नहीं मिलेंगी आपको वहाँ पे। मैंने मम्मी डैडी को बताया कि मैंने कॉलेज छोड़ दिया है, ओह, वो बहुत अपसेट हुए, बहुत डांटे। मुझे पता था कि मेरे पिताजी के बैंक अकाउंट में पैसे हैं नहीं। बचपन में डैड के सेट्स पे तो हमेशा जाया करता था, बिकॉज मॉम टिफिन दे दिया करती थी, बोलती थी कि लेके चले जा। नमस्ते, मैं हूं नेहा वर्मा। आज तक .in में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच है मिजान जाफरी। मिजान जो है अभी यारियां 2 को लेकर चर्चा में है और हम खुद मिजान से बात करते हैं फिल्म के बारे में, उनके करियर के बारे में और करियर प्लान्स के बारे में। तो ओवर टू यू मिजान। तो पहले बताइए कि यारियां 2 जो है रिलीज होने को है, आप कितने टेंशन में हैं और कितने एक्साइटेड हैं? नर्वसनेस तो होती ही है, बिकॉज एक फिल्म बनाने में काफ़ी वक्त जाता है, बहुत मेहनत जाती है, बहुत सारे लोगों का वक्त और मेहनत दोनों जाते हैं। बट फाइनली फिल्म रिलीज़ हो रही, तो एक तरीके की नर्वसनेस भी है बट एक्साइटमेंट भी है, एंड बहुत उत्सुकता है। आई एम जस्ट वेटिंग कि कब रिलीज़ हो और लोग फिल्म देखें फाइनली, क्योंकि 1.5 साल से हम शूट कर रहे हैं, बिल्कुल, फिल्म पे काम बिल्कुल। कर रहे हैं। तो एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस है, सब है, बट खुशी। तो मिजान, ऐसा क्या मतलब खासियत था इस पर्टिकुलर मैं प्रोजेक्ट की बात करूं तो आपने उसके लिए हामी भरी? मैंने हाँ इसलिए कहा बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ म्यूज़िकल, सेकंड और म्यूज़िक का मैं बहुत बड़ा शौकीन हूँ, एंड यारियां 1 का म्यूज़िक तो ब्लॉकबस्टर बिल्कुल। था, सो आई वाज एक्साइटेड और मुझे पता था ये फिल्म में भी वैसा म्यूज़िक होगा। एंड उसके अलावा ऑल्सो जो किरदार मैं प्ले कर रहा हूँ फिल्म में, शिखर नाम है उसका, तो ये कैरेक्टर जो है एक डर्ट बाइक रेसर है, बहुत ही ट्रबल्ड पास्ट है उसका, तो और उसकी कोई फैमिली है नहीं। ओके। उसकी फादर से बनती नहीं, उसका सब कुछ उसके कजिन्स हैं, और कजिन्स की जो यारी है वो थीम है और वो टॉपिक है इस फिल्म ओके। का। हम यारियां की बात करते हैं, दोस्ती होती है, तो अमूमन आजकल जो इतना हम डिजिटल हो गए हैं, जी। है ना? तो आपके अभी दोस्ती के मायने भी बदले हैं। तो फिर आप 90s के हैं, राइट। तो वो दोस्ती और अभी वाली डिजिटल वाली दोस्ती, उसमें मतलब फ़र्क आपको महसूस होता है? बहुत बहुत, और मेरा छोटा भाई भी है जो 18 साल का है हाँ। अभी। तो उसका उसका जो नज़रिया है और जिस तरीके से वो पेश आता है अपने दोस्तों के साथ, वो बहुत अलग है हमारे बिल्कुल। टाइम से। क्योंकि जब हम उस वक्त उस एज के थे तो हम बाहर ज़्यादा जाते थे, और अब क्या है, सब बंद कमरे में एक फ़ोन पे ही सब कुछ लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं वो लोगों को बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने नहीं दे रहा, एंड जो सोशल मीडिया है जिस तरीके से उसे हमें हेल्प करना चाहिए था, हेल्प की जगह वो हमें एक्चुअली स्लो कर रहा है, और उसकी जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा आ गई हैं, और लोग एक्चुअली उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। तो जिस तरीके से आप इसे यूज़ करके हेल्प लेनी चाहिए थी अपनी ज़िंदगी में, वो छोड़कर लोग सारी नेगेटिव चीज़ें कर रहे जी, हैं। बिल्कुल। एंड मैं बचपन में बहुत ही आउटगोइंग बच्चा था, तो मुझे स्पोर्ट्स में मेरी बहुत दिलचस्पी थी, तो मैं बहुत ज़्यादा बाहर जाता था, खेल कूद में ज़्यादा लगा रहता था। एंड आई थिंक वो अगर नहीं किया होता तो आज जिस तरीके से फिजिकली उसने वो चीज़ों ने मुझे जो हेल्प की है, वो मैं नहीं कर पाता, और आज ऐसा मीज़ान जो मैं हूँ वो हो नहीं पाता, बिकॉज जब आप एक स्पोर्ट खेलते हैं तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे लीडरशिप, बिल्कुल। पेशेंस, टीम वर्क। टीम वर्क। तो ये सारी चीज़ें आपको सिखाता है जो आपकी ज़िंदगी में आपको काम आती हैं। एंड अगर आप, और आज के जो बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स तो खेल ही नहीं रहे, बाहर जाते भी नहीं हैं, अपने फ़ोनों पबजी में तक लगे में रहते हैं, आगे से पबजी मिला। तक है, अपने फ़ोनों में प्ले यस, स्टेशन खेल रहे हैं, फोर्टनाइट खेल रहे हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे हैं, काउंटर स्ट्राइक, ये सब जो गेम्स हैं ये सब इन सब में लगे हुए हैं। बट मैं मेरे भाई को जितना हो सके मैं उसको बोलता हूँ, चलो बाहर चलो, खेलने चलो, घूमने चलो, ओके। क्योंकि कहीं ना कहीं वो घूमना भी उनको घर के बाहर बाहर जाने का मन ही नहीं करता। वो घर पे बैठे रहते हैं, बिस्तर पे लेटे रहते हैं, टीवी भी चल रहा है, हेडफोन भी ऑन है, ऑनलाइन भी बातें चल रही हैं, तो इट्स ऑल जस्ट अ वियर्ड, सिमुलेशन। या राइट? इट्स वियर्ड, फॉर अस इट्स वियर्ड। इट इज वियर्ड। तो वही कई बार मैंने देखा है कि जब हम साथ में दोस्त मिलते भी हैं तो अपने अपने फ़ोन्स पे लगे रहते हैं। डाइनिंग टेबल पे हम मिले हैं फिर फ़ोन्स पे, वो ये कभी एक्सपीरियंस किया होगा आपने? एक्चुअली ये हाँ। हमारे साथ खुद होता है घर पे, हाँ। जब हम सब बैठे हुए हैं डाइनिंग टेबल और मैं फ़ोन पे हूँ, और अगर बैठे भी हैं हॉल में तो सब फ़ोन पे बैठे हुए हैं, तो हमारे डैड जो हैं वो एक्चुअली आके हमेशा कहते हैं कि यार ओके। हम बैठे क्यों एक साथ, बिल्कुल, अगर तुम सब अकेले अकेले बैठे हो तो फ़ायदा क्या हुआ इसका, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जो ह्यूमन टच है
वो चला जाता है और वो खो रहा है आई थिंक ओवर टाइम। एंड आई थिंक उसको बरकरार रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सो ज़रूरी आई थिंक है। ये जो फ़ोन की आदत है इसको ज़रा साइड में डालकर हमें एक दूसरे के साथ वक्त बिताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड यारियाँ है, दोस्ती, तो आप कैसे उसको डिफाइन करते हैं? दोस्ती आपके लिए क्या है? आई थिंक लॉयल्टी लॉयल्टी। एंड बीइंग ऑनेस्ट। जब आप ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं जो आज के टाइम में मेरे कई दोस्त होते हैं जो सपोज एक दोस्त के बारे में कुछ पता चल गया जो उसको बात पता होनी चाहिए बट उसको पता नहीं है बट हमें सब पता है। तो एज अ फ्रेंड इट्स माई ड्यूटी एंड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उसके जाके ये कहूँ। अब उसे उस बात पे अमल करना है या नहीं करना है वो उसके ऊपर, बट एज अ फ्रेंड मैंने अपनी ड्यूटी निभाई कि नहीं, कि दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और लोग आज के टाइम में क्या होता है कि बोलते हैं यार जाने देना यार, अपना प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल। यू नो इट्स नॉट आवर प्लेस टू से, रहने दे यार, उसको बुरा लग जाएगा। अरे बुरा लग जाएगा बट उसको मालूम तो होना चाहिए। एंड इफ ही डजंट नो और बाकी पूरी दुनिया जानती है तो वो तो और ख़राब बात है। बिल्कुल। एंड मी एज अ फ्रेंड अगर मैं जानकर उसे नहीं बताऊं तो मैं किस टाइप का फ्रेंड हूँ। तो कभी कोई ऐसी दोस्ती में ऐसी कुछ हरकतें करी हैं जो कि एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल रही हैं, और ये मतलब ऐसा कोई किस्सा जो हमेशा याद रह गया हो? जाते हैं। आई थिंक सबसे करीब दोस्तों में ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें ही होती है ना, वही सबसे ज़्यादा उस बातों पे झगड़े होते हैं। यू नो इट कैन बी समथिंग स्मॉल और आप अपसेट हो गए, ओके। बट एक बहुत सारी हिस्ट्री आती है उसके साथ और वो हिस्ट्री भड़ास उतर के उस पॉइंट पे वो निकलती है और Okay. फिर आप वो झगड़ा हो जाता है या कोई भी। बट आई डोंट थिंक कि हाल ही में अगर झगड़े होते भी हैं दोस्तों से मेरे, ऐसा कुछ स्पेसिफिक तो नहीं है, बट अगर होता है तो वो निपट भी जाता है 1 घंटे में, क्योंकि हम खुला आके बोल भी देते हैं कि यार सॉरी, वो फ्लश आउट मुझे करना हाँ पड़ता है। मुझे ये अच्छी नहीं लगी बात, एंड आई एम सॉरी कि मैं भड़क गया, आई एम सॉरी कि मैंने ये कह दिया, बट मुझे जेन्युइनली लगता है कि तुझे ये नहीं करना चाहिए। और फिर दोस्त भी बोलता है यार हाँ वो बात तो सही है बट तू अच्छे से भी बोल सकता था। तो फिर आप बोलते हैं यार ठीक है हाँ वो मेरी गलती थी, बट मैं तुझसे प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तू तेरे लिए अच्छा हो जाए, इसलिए मैं केयर करता हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल। बोलता हूँ। तो जो अच्छा दोस्त है वो रियलाइज़ भी करता है कहीं ना कहीं। केयर करने का तरीका ही यही होता है। बिल्कुल मुझे लगता है बिल्कुल कि आप बहुत शुगर कोटेड नहीं हो सकते जब आपको नॉट एट ऑनेस्ट ऑल, होना नॉट एट पड़ता ऑल, है। नॉट एट ऑल। तो अगर मैं दोस्ती की भी बात करूँ तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में दोस्ती कैसी है? क्योंकि आप जो है इस ब्रिगेड के जी हैं और हम हमेशा इन लोगों को देखते हैं सोशल मीडिया पे या कह लो पार्टीज़ वगैरह में, तो वो वहाँ पे उस फ्रंट पे वाकई में ऐसे यारियाँ होती हैं या फिर? ऑब्वियसली जो ऑथेंटिक रियल यारियाँ होंगी वो नहीं मिलेंगी आपको वहाँ पे, अनलेस एंड अनटिल आप बचपन से वो लोगों को जानते हैं या सालों से वो लोगों को जानते हैं। मैं तो वैसे जानता हूँ तो बहुत सीनियर लोगों को जानता हूँ और उनके साथ ऑब्वियसली एक अलग टाइप की यारियाँ होती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सीनियर हैं तो आप फॉर्मल हो, आप दोस्त जैसे तो बात नहीं नहीं कर कर सकते सकते, उनके बिल्कुल। साथ। तो जो यंगस्टर्स हैं उनके साथ तो ज़्यादा यारियाँ हैं नहीं, एंड आई डोंट थिंक मिल पाएंगी भी, बिकॉज आई थिंक ये प्रोफेशन में सब इतने सेल्फिश हो जाते हैं, सब अपने अपने बारे में सोचते हैं और कैसे मैं बेनिफिट करूँ ये सिचुएशन से, कैसे मैं बेनिफिट करूँ ये इस इंसान से। एंड आई थिंक उस वजह से जो ऑथेंटिसिटी है, जो रियल यारी है, वो नहीं नहीं हो रही है अभी आजकल। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बॉलीवुड में जो है वो यारियाँ नहीं होती, मतलब दोस्ती नहीं होती है, जो भी है वो बहुत ही रियल प्रोफेशनल। ट्रूथफुल नहीं होती, रियल यू ट्रूथ। नो होती थी एक टाइम पे, मेरे दादा के वक्त में हाँ, वो तो वो एक you know, अपना जब ज़माना सब था। बैठते थे, सब एक दूसरे की मदद करने आते थे, सब एक दूसरे के सपोर्ट में आते थे, चलो यार उसकी फिल्म रिलीज हो रही है, आज सब चलते हैं प्रीमियर वाह, के लिए, हाँ। विल सपोर्ट। तो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कम in unity as a industry and support each other in whatever we do and not be insecure and upset कि यार इसका फ़ायदा हो गया, शी मेरा फ़ायदा होना चाहिए। तो ये जो सोच है ना, ये बदलना बहुत ज़रूरी है। तो सब लोग यहाँ पे इनसिक्योर है और सब अपने अपने काम को लेकर, वो एक रैट रेस जो है। रैट रेस तो आई थिंक इंडिया में ही चल रही है, यू नो, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये नज़रिया भूल कर एक दूसरे की मदद करें एंड ऑल्सो डेवलप आवरसेल्व्स इन द प्रोसेस। यू नो खुशी से एंजॉय करो जो कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ कॉन्स्टेंटली ये सोचना कि मैं कैसे बेनिफिट करूँ। तो सेल्फिशनेस ने जो है वो हमें कम्प्लीटली ख़त्म करके एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे को बढ़ावा देना है, बिकॉज अगर हम सब साथ में मिलकर काम करें और हाथ बांटें एक दूसरे का, तो द इंडस्ट्री विल ग्रो ओवरऑल, टोटली। यू नो, एंड दैट्स। तो जैसे हम कहते हैं ना कि एक 2 AM कॉलिंग, हम रात में जब किसी को फ़ोन कर सकते हैं, तो मुझे ये बताएं कि मिज़ान अगर किसी इंडस्ट्री में किसी ऐसे अपने जनरेशन के किसी एक्टर को फ़ोन कर सकते हैं या फिर
जो कोई अपने दोस्त सेट ऑफ दोस्त बना रखे हैं वैसे लोग हैं 2AM? कोई 2AM है भी कि नहीं? नहीं इंडस्ट्री में तो नहीं, बट दोस्त तो हैं जो करीबी स्कूल वाले दोस्त हैं, वो तो सबसे करीब वाले होते हैं, बिल्कुल। तो उनको ही फ़ोन उठा के मैं उनसे बात करता हूँ। वैसे स्कूल में भी थे जो आज के एक्टर्स हैं, जैसे सारा अली खान है, अनन्या पांडे हैं, जानवी कपूर हैं, ये सब स्कूल में थे मेरे साथ, बट फिर भी जो इतनी करीबी दोस्ती नहीं है कि मैं 2 बजे फ़ोन उठा के उनसे बात करूँ, एंड बट स्टिल स्कूल वाले ही दोस्त हैं जिनको फ़ोन लगाया जाता है रात को। या एंड मिसान यारिया की बात 2 की बात करूं तो एक कंट्रोवर्सी भी जुड़ा, जी। तो उसके डिफेंस में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जानना चाह रही थी कि बहुत बवाल कटा, सोशल मीडिया हर जगह बिल्कुल। बैशिंग भी हुई, बिल्कुल, सेंसिटिव लोगों ने उसको धर्म जी, से जोड़ दिया, जी, तो जी, जी। एक्चुअली हमारा जो हमने ज़बरदस्ती तो ये किया नहीं था, और हम ऑब्वियसली जो भी करते हैं लोगों को एंटरटेन करने के लिए करते हैं। हम इस वजह से नहीं करते कि किसी का दिल दुख जाए, किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाए। उल्टा हम चाहते हैं कि हम हमारे कल्चर को प्रमोट करें जितने अच्छी तरीके से हम कर सकते हैं। बट ये जो हादसा हुआ था, कई लोग बुरा मान गए उसको, तो हमने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज़ किया हुआ है, वी अपोलोजाइज, और हमने फिल्म से निकाल दिया है बिकॉज वी डोंट वांट एनीवन किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो या कोई भी दुखी हो। हम चाहते हैं कि लोग सब धर्म और जाति के लोग आए, फिल्म देखें, और इंडियंस जो हैं आके एंजॉय करें, बिकॉज इंडिया का जो कल्चर है, इंडिया की जो हमारी फिल्म का थीम भी है, जो लिखा है पोस्टर पे, कजन्स बाय ब्लड, फ्रेंड्स बाय चॉइस, तो कजन्स का जो दोस्ती यारी वाला जो सिलसिला है ना, वो सिर्फ इंडिया में चलता है। बिकॉज बाकी देशों में अगर आप देखें तो कजिन्स सालों में एक बार बात होती है, 2 साल में, शायद सिबलिंग्स कहाँ भी में ही हो। होता है ये? हाँ, सिबलिंग्स में ही नहीं होता, अब माँ बाप में नहीं नहीं होता, होता बिकॉज एग्जैक्टली बच्चे जाके 16 अकेले रह हाँ, जाते हैं, बिल्कुल। सो ये जो कल्चर है हमारा, इट्स ओनली हियर, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई इंडियंस विल हेविली रिलेट विद दिस फिल्म। एंड या जो कंट्रोवर्सी की बात आपने की, वो तो हमने VFX करवा दिया आउट ऑफ द फिल्म। तो कितना खर्चा हुआ? बहुत, आई एम श्योर बहुत। बताएंगे नहीं ये अमाउंट? वो मुझे खुद नहीं पता, बट आई एम श्योर कि बहुत खर्चा हुआ होगा, बिकॉज इट्स VFX आउट ऑफ एवरी फ्रेम, तो उसमें या। अलग ही बहुत मेहनत और खर्चा जाता है। बट मिसान ये नहीं समझते कि जब एक क्रिएटिव चीज़ें हैं और इस जी। तरह की जब रिलीजन और लोग इसको राजनीतिक रूप भी दे देते हैं जी, कई जी, बार जी। कंटेंट को, तो वो बतौर आर्टिस्ट दुख देता है? देता तो है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एज ए आर्टिस्ट मेरा काम है कि मैं डायरेक्टर्स की बात मानूं और मैं उनका विजन लेके आ रहा हूँ सामने, एंड आई एम श्योर कि डायरेक्टर्स और जो पूरा यूनिट है, हमने सारी रिसर्च की है, बट एट द सेम टाइम नोबडी कोई ज़बरदस्ती ये नहीं कर रहा कि किसी की जानबूझ रिलीजियस के। सेंटिमेंट्स जानबूझ के हर्ट हो जाए। हम अब हो गया, एंड वी अपोलोजाइज, एंड वी हैव रिमूव्ड इट फ्रॉम द फिल्म, बट जी एक्टर के ऊपर ही एक्चुअली सारा इल्ज़ाम आता है at the end of the day। इसलिए मैंने भी इनिशियली, मुझे जो हेट मिल रहा था इंस्टाग्राम पे एंड एवरीथिंग, आई डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू इट, बिकॉज आई जस्ट थॉट कि क्या क्या कहूँ, अगर कुछ कहूँगा तो कोई कुछ कहेंगे, बिल्कुल। कोई कुछ और बोलूँ बात आगे बढ़ेगी। रिएक्ट करें, तो आई थिंक इट वाज बेस्ट टू जस्ट remove it from the film and apologize if we hurt anyone else. So what kind of hate message you were getting? मतलब कुछ ऐसा थोड़ा सा weird हो जो आप बता सके? I think the thing that upset me the most was because Instagram public है, तो आपकी फैमिली देख रही है, आपकी माँ देख रही है, आपकी बहन देख रही है, तो अगर आपकी माँ बहन को ऐसी गंदी गंदी गालियाँ मिलती हैं, so that gets very upsetting, Totally. कि चलो यार मैं तो सह लूँ, बट मेरी माँ को ये सहना क्यों ज़रूरी है, या ये देखना ज़रूरी क्यों, एंड दैट यूज्ड टू अपसेट मी, कि माँ क्या सोचती होगी पढ़ के, बहन क्या सोचती होगी पढ़ के, एंड आई डोंट थिंक कोई भी धर्म का या कोई भी इंडियन इस बात को ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहे, बिकॉज दैट्स नॉट हाउ वी आर। Totally. तो अगर धर्म की भी बात हो तो आप उसे इस बुरी तरीके से क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बोल के कि आप तुम्हारी माँ का ये, तुम्हारी बहन का ये, व्हाटएवर, हाउ इंस्टाग्राम इज, बिकॉज लोगों को बोलने का भी ये फ्रीडम मिल गया है, बट लोग रियलाइज नहीं करते कि कैसे ये बातों का कैसे प्रभाव पड़ता है लोगों पे या उनकी फैमिलीज पे। तो आई थिंक वो बात को ध्यान रखना चाहिए कहीं ना कहीं हम सबको, एंड बट इट्स ओके, आई थिंक इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोसेस। बिल्कुल। आगे भी बहुत थिक स्किन रखना पड़ता है। मैं वही आने वाली थी कि सोशल मीडिया पे जब आपको, क्योंकि एक तरह से ये आपके प्रोफाइल को इन्हांस करता है, बट एट द सेम टाइम इस तरह की जो नास्टी कमेंट्स होते हैं और कई बार स्टार किड्स वाला जो एक टैग भी है ना, तो नेपोटिज्म और इन सब चीज़ें, तो वो कितनी मतलब शुरुआत हो चुकी है उसकी गालियों की? मैं लकी रहा हूँ और ये नेपोटिज्म और स्टार किड वाली टैगलाइन से तो दूर रहा हूँ, बिकॉज आई फील मेरा जो एक तरीका था, रास्ता था इंडस्ट्री में आने का, वो बहुत अलग था। बिल्कुल। आई थिंक ऑडियंस भी वो समझती है कि संजय लीला भंसाली ने मुझे मेरी मेरिट पे मुझे
मौका दिया एंड आई हैड टू परफॉर्म इन माय फर्स्ट फिल्म एंड लोगों को बहुत अच्छी लगी परफॉर्मेंस, जिसकी वजह से आगे काम मिलता रहा। सो एट द एंड ऑफ द डे आई फील अगर लोगों को मौका तो मिल जाता है, लेकिन मौके में आप कर क्या रहे हो, आप चौका मार रहे हो कि नहीं मार रहे हो, इज द मेन थिंग। Yeah. कि उस वजह से आपको आगे काम मिलेगा, बिकॉज अदरवाइज आपको एक मौका मिल जाएगा, 2 मौका मिल जाएगा, फिर आप गायब हो जाओगे। बिल्कुल, सो टू बरकरार रहना एक्चुअली इंडस्ट्री में वो सबसे इम्पोर्टेंट है और वो सबसे मुश्किल कंसिस्टेंसी। एंड अमूमन यही परसेप्शन होगा क्योंकि आप जावेद जाफरी जी के बेटे हैं, तो लोगों को ये लगता होगा कि पापा ने कॉल लगाया होगा, फ़ोन उठाया होगा और ऐसे नौकरी। तो मिज़ान खुद बताएं ना कि दर्शकों को कि कैसे आपने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट हासिल किया और क्या पापा ने सच में कभी कहीं रेकमेंड किया या कभी ज़रूरत पड़ी? हाँ, तो नहीं, पापा ने कभी कॉल नहीं किया, ना कभी करेंगे, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट एंड आई लव दैट अबाउट हिम, बिकॉज मुझे खुद के पैरों पर खड़े होने का मौका दिया, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम मुझे मज़ा आता है, इट्स चैलेंजिंग क्योंकि अगर किसी ने फ़ोन लगा के कर दिया तो फिर फ़ायदा क्या हुआ, तो फिर मेरी मेहनत कहाँ रन लगी। आई थिंक मुझे अपने आप को प्रूव करना बहुत पसंद है एंड मैं बहुत कम्पिटिटिव हूँ, बिकॉज बचपन से स्पोर्ट्स खेलता आ रहा हूँ। एंड बात आई पहली फिल्म की और जो लॉन्च का मौका मिला फ्रॉम संजय लीला बंसाली, तो उस वक्त एक्चुअली मैं कॉलेज में था और छुट्टियों के लिए यहाँ आया था। तो जब आया था तो मेरी जो को स्टार बाद में बनी हाँ, शायद बिल्कुल। वो संजय सर की भांजी थी। हाँ। तो वो मेरी क्लासमेट थी स्कूल। ओह वाह। तो उनका एक दिन कॉल आया मुझे कि मैं एक फिल्म बाजीराव मस्तानी पे काम कर रही हूँ, तो तेरी ज़रूरत है, आई जस्ट वांट यू टू कम वेयर द कॉस्ट्यूम पहन ले और ट्राई कर ले, हमें फ़ोटोज़ खींचने। ओह वाह। मैंने बोला ठीक है मैं आ जाऊँ, तो मैं अगले दिन पहुँच गए। उस दिन संजय सर ने मुझे देखा और अब नोबडी इन ऑफिस, किसी को नहीं पता कि मैं जावेद जाफरी का बेटा हूँ या मेरी इंडस्ट्री से कोई ताल्लुकात है। अच्छा। सिर्फ शाहरुख को पता था और संजय सर ने मुझे देखा, ही टोल्ड मी दैट आई शुड बिकम एन एक्टर। ओह वाह। तो तब मैंने उसको थोड़ा सीरियसली लेना शुरू किया। मैं थोड़ा शाय हो गया था जब उन्होंने बोला, आई वॉज वेरी हम्बल्ड, बट उसके बाद उन्होंने ही मुझे कॉल किया कि आ जा बाजीराव मस्तानी के सेट पे, असिस्ट कर इफ़ यू वांट, काम कर इफ़ यू वुड लाइक टू। मैं गया, जब मैं सेट के अंदर घुसा एक अलग ही दुनिया थी। वाह, वो तो और संजय लीला की दुनिया तो बंसाली की दुनिया तो बिल्कुल एंड तो वो एक बहुत ही अलग ही अनुभव था, बहुत स्पेशल अनुभव था। एंड देन उसके बाद सर ने मुझे सेट पे देखते देखते बोला कि ही वुड लाइक टू लॉन्च मी, और फिर ही गेव मी द अपॉर्चुनिटी टू बी लॉन्च्ड बाय हिम। एंड देन आई थिंक मैंने फिर ये जो करियर पाथ है सीरियसली लिया, और फिर मैं वापस कॉलेज जा रहा था और मेरे फादर चाह रहे थे कि मैं डिग्री खत्म करूं, जैसे कि हर फादर चाहते हैं कि सेटल हो जाए हमारा बेटा। हाँ, सर को भी ये कहा कि मैं पहले डिग्री खत्म कर दे, जब डिग्री खत्म हो जाए तब उसके बाद हम आपको ज्वाइन कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं जो हमारे इंस्टिंक्ट्स होते हैं ना, उसको फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी होता है। एंड आई फेल्ट कि ये मौका ज़िंदगी भर नहीं रहेगा, ये आज है कल नहीं रहेगा, कल शायद संजय सर को कोई और मिल जाए, कोई दूसरा मीज़ान मिल जाए। सो आई सेड यार ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना अभी के अभी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 1 साल ऑफर मिलने के बाद 1-1.5 साल में फिर भी कॉलेज में था। ओके। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि काम करता हूँ, कॉलेज छोड़ देता हूँ, वापस आता हूँ और काम करना शुरू कर देता हूँ संजय सर के साथ। एंड देन आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ कॉलेज। फिर आकर मैंने मम्मी डैडी को बताया कि मैंने कॉलेज छोड़ दिया है। ओह। वो बहुत अपसेट हुए, बहुत डांटे, लेकिन आई थिंक इट वाज अ गुड डिसीजन, बिकॉज अगर वो नहीं किया होता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं। तो बाजीराव के जो सेट पर जहाँ तक मुझे पता है कि आपने बॉडी डबल किया पद्मावत के लिए, तो फिर वो कैसे बॉडी डबल वो कैसे हो गया? बॉडी डबल नहीं था, इट वाज जस्ट के रणवीर सिंह वाज नॉट अवेलेबल Okay. ऑन सम ऑफ द डेज। तो सर ने मुझे बोला कि तू ही कर सकता है, तू आके खड़ा हो जा, तू कर दे सीन। तो पूरा हेयर मेकअप कॉस्ट्यूम पहन के मैं आया और फिर मैंने पूरा वो सीन परफॉर्म किया, Wow. व्हिच वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी, बिकॉज पहली बार कैमरा को फेस मैंने उस तरीके से किया। और वो सबसे बड़ा तरीका है, बिकॉज वो सेट एक तो एक लार्जर देन लाइफ सेट है, उसके ऊपर 500-600 लोग तो आपके जूनियर आर्टिस्ट हैं। फिर मुझे एक सीन करना था जहाँ मुझे स्पीच देनी थी 600 लोगों को, विद दैट होल कॉस्ट्यूम, और फिर मॉनिटर पे बैठे संजय लीला बंसाली। तो ये सारे ख्याल और सोच मेरे दिमाग में चल रहे हैं कि अगर अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, जॉब ऑफर नहीं मिलेगी, एंड ऑल दीज थिंग्स Yes. बहुत सारे ख्याल आपके दिमाग में चलते हैं। बट फाइनली अच्छा गया, एंड 1-on-1 एक एक्टिंग स्कूल था मेरे लिए, बिकॉज संजय सर मुझे मॉनिटर पे बुलाते थे, दिखाते थे कि ये सही किया, ये गलत किया। आई थिंक ये सब चीज़ें जो हैं आज मुझे दे मेड मी व्हाट आई एम। एग्जैक्टली। मलाल जब आई है ना, और
कमाल की मतलब फिल्म थी और तारीफ आपके एक्टिंग की बहुत हुई कि मतलब छा गए थे आप। पर मिज़ान फिर उसके बाद ऐसा लगा कि आपने फिल्मों का थोड़ा सा ग्राफ कम कर दिया, जी। तो वजह क्या थी? आई थिंक वजह कोविड थी, बिकॉज कोविड आ गया तो कोविड में ही 2 ढाई साल चले गए, हाँ। यू नो। एंड और उस दौरान एक्चुअली मैं हंगामा के लिए शूट कर रहा था, बट कुछ बाहर नहीं आया था। तो जैसा कि आपने कहा कि मलाल के बाद बहुत ब्रेक हो गया, तो वो तो अनफॉर्चुनेट था क्योंकि दुनिया ही स्टैंड स्टिल पे आ गई, बिल्कुल, हाँ। सब घर पे बैठे थे। बट उसके बाद फिर हंगामा आई, फिर हंगामा यू नो ऑल्सो एक बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। OTT पे रिलीज हुई थी बिकॉज उस वक्त थिएटर्स बिल्कुल, हाँ। तो अच्छा रिस्पांस मिला, और फिर उसके बाद अब आ रही है यारियां। एंड एक्चुअली पिछला एक पूरा 1.5 साल मैंने 3 फिल्मों को शूट करते हुए बिताया। तो एक है संजय गुप्ता के साथ मिरांडा हाँ, ब्रदर्स, फिर मिरांडा। एक है नाना पाटेकर सर के साथ जहाँ मैं डबल रोल प्ले कर ओह रहा वाह! हूँ, और फिर है यारियां। बट एक्चुअली रिलीज पहली हो रही है यारियां। सो फाइनली तो अब वो मतलब टाइम आ रहा है जो रनवे किया में था। आ गई है फ्लाइट, अब बस टेक ऑफ। बिल्कुल 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 तो फिर मिज़ान का की दुनिया हम देखेंगे। एंड बिल्कुल। मिज़ान, मैं पापा और दादाजी के बारे में बात करूं कि एक जावेद जाफरी के परिवार से और जगदीप जी के परिवार से, तो वो एक तरबियत और एक बचपन पहला कभी सेट का जो फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा हो। बचपन में डैड के सेट्स पे तो हमेशा जाया करता था, बिकॉज मॉम टिफ़िन दे दिया करती थी, बोलती थी कि लेके चले जा। तो उस बहाने सेट देखने मिल जाता था, काम करने का तरीका मिल जाता था। और क्या होता है, आप एक बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं एक सेट पे होना ना। एक सेट पे कंफर्टेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू शुड फील लाइक ये मेरा घर है, तभी आप खुल के परफॉर्म कर सकते हैं, यू नो। वरना आप इतना कॉन्शियस रह जाते हैं कि यार अभी ये देख रहा है, वो देख देख रहा रहा है, है, ये कर बिल्कुल। पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। फिर आती है रियल लोकेशंस में शूट करना, यू नो, जहाँ पे हज़ारों लोग आपको रास्ते पे खड़े होकर देख रहे हैं कि आप कैसे शूट कर रहे हैं। तो आई थिंक ये बचपन से डैड को काम करते हुए देख देख कर मैंने सीखा है। एंड चाहे वो उनके साथ डबिंग स्टूडियो में हो, चाहे वो फिल्म की सेट पे हो, चाहे वो अवार्ड शोज़ में हो, तो सारा क्रेडिट तो उन्हीं को जाता है। एंड दादाजी के बारे में, जगदीप जी के बिल्कुल। बारे सो में तो दादा को एक्चुअली काम करते हुए देखा नहीं, बट दादा की जो सारी काम की एक्सपीरियंसेस थे और उनकी जो सारी कहानियाँ थी वो उनसे सीखने को मिलती थी, बिकॉज वो हमेशा बात करते थे उसके बारे में, यू नो। सो दैट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड आई वाज सो लकी टू गेट दैट इन्फॉर्मेशन, बिकॉज वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। बिल्कुल कोई कहीं। लाइब्रेरी में नहीं मिलेगी, कोई इंसान आपको बता नहीं पाएगा, बिकॉज वो वन ऑफ वन कहानियाँ हैं और एक्सपीरियंसेस हैं जो उनसे मुझे सीखने मिली। कोई ऐसा किस्सा उन्होंने जो बताया जो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रह गई और अभी जाती रहेगी वो हमेशा? आई थिंक जस्ट इन जनरल कि उनका जो स्ट्रगल रहा है और जिस तरीके से हाँ। कैसे वो अपनी माँ के साथ मुंबई आए, फिर यू नो सिग्नल पे साबुन बेचा करते थे, फिर एज अ जूनियर आर्टिस्ट उन्होंने अपना करियर शुरू किया, एंड देन स्लोली 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 एज अ चाइल्ड एक्टर कैसे वो बढ़े और फिर एक बहुत महान हस्ती बन गए। एंड बट आई थिंक यू नो मेरी पूरी फैमिली में एक ही मेन चीज़ रही है कि एक्टिंग चलो ठीक है कर रहे हैं आप, बट इंसान अच्छा रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। आई थिंक वो सीख दादा ने भी हमेशा पास ऑन की और पिताजी ने भी हमेशा पास ऑन की कि काम तुम जो भी कर लो, आई डोंट केयर, बट क्या तुम अच्छे इंसान इंसान हो, हो। क्या तुम दूसरे के वक्त की इज्जत कर रहे हो, क्या तुम पैसों को वैल्यू कर रहे हो, क्या उस अपॉर्चुनिटी को जो आपको मौका मिला है उसको वैल्यू कर रहे हो कि नहीं, बिकॉज मौके सबको नहीं मिलते हैं, और अगर आपको मौका मिल रहा है तो उसकी अहमियत रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। अहमियत और इज्जत दोनों। बिल्कुल बिल्कुल। तो मिजान, वही पापा के बारे में, जैसे हम जानते हैं कि वो बहुत बड़े एंटरटेनर थे और हम हमेशा बुगी वुगी, टकेशी कास्टिल और बहुत सारे मतलब जजंत्रम जी। अमंत्रम देखकर हम बड़े हुए, पर रियल लाइफ में वो कैसे डैड है? बहुत स्ट्रिक्ट। मैं ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती नहीं हूँ। है, एक्चुअली ये लोगों को हाँ। गलतफहमी रहती है, बिकॉज स्क्रीन पे उन्होंने बहुत एक हंसमुख कैरेक्टर कॉमेडी रोल्स में देखा है, बट रियल लाइफ में बहुत प्रॉपर हैं, बहुत सीरियस हैं। एंड उस वजह से आई थिंक तीनों बच्चे जो आज हैं, मैं, मेरा भाई, मेरी बहन, हैं जिस तरीके से हैं, बिकॉज उनकी जो एक अनुशासन और डिसिप्लिन फॉलो करने की वजह से, बिकॉज बचपन से बहुत स्ट्रिक्ट रहे हैं पढ़ाई को लेकर, इंसानियत को लेकर, कैसे हमारा बिहेवियर है, कैसे हम दूसरे एल्डर्स की, बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, उनके वक्त की रिस्पेक्ट करते हैं। और आज भी कहीं तू करके कोई बात नहीं करता, तू तड़क करके आप बोला जाता है घर पे। Okay. इवन जो लोग घर पे स्टाफ हैं वो हमारी फैमिली जैसे हैं, तो उनसे भी आप करके बात की जाती है, वो भी हमारे साथ दस्तरखान पे बैठकर ज़मीन पर खाना खाते हैं। सो ऐसा कोई भेदभाव मेरे घर में है नहीं, और ये माहौल आई थिंक परफेक्ट है, बिकॉज इस वजह से इंसान की इज़्ज़त करना हमने सीखा है, यू नो। एंड आई थिंक ऑब्वियसली क्रेडिट माँ बाप को ही जाता है। तो कभी मार या डांट कभी पड़ी? मम्मी से बहुत मार पड़ी है, बहुत हैंगर, चप्पल, बेल्ट, फ्लाइंग चप्पल। बहुत बहुत बहुत
बेलन बेलन से भी मार पड़ी है, बट डैड ने कभी मारा नहीं। बस उनकी आंखें काफ़ी होती थी। प्रेजेंस के डैड आ गए तो सब अटेंशन मोड में आ गए घर पे, आज भी वो फियर है, फियर नहीं है, मैं वो तो बोलता हूँ इज्जत है, एंड होना ही चाहिए कि पिताजी आ गए घर पे तो एक इज्जत है, आप खड़े हो गए, आई थिंक वो जो बॉर्डर है ना वो क्रॉस नहीं करना चाहिए, बहुत थिन लाइन होती है जो आज के बच्चे क्रॉस करने लगे हैं वेस्ट से इंस्पायर हो, बट आई थिंक हमारा जो कल्चर है कहीं ना कहीं वो हमें ये सिखाता है कि माँ बाप सबसे ऊपर है, उनकी इज्जत इज नंबर वन। आखिर के दो सवाल मिजान, वही है कि आपने हमारी बात भी हुई थी कि एक एक्टर जो होता है उसके करियर अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, पिताजी के भी बहुत सारे उन्होंने हाइज देखा है तो लोज भी देखा है, तो वो एक जो स्ट्रगल होता है बच्चे के तौर पे एक, तो वो थोड़ा सा बताए ना, हम डिस्कस भी कर रहे थे सी पिताजी का तो मैं बता सकता हूँ कि दादा का इतना मैंने ना, मैं बहुत छोटा था तो मैं देख नहीं पाया, बट पिताजी का इट वाज ऑलवेज देयर कि अप्स थे डाउन्स थे, फिल्म कर रहे थे, फिर फिल्म से आए टीवी में, फिर टीवी से फिर आए बुगी वुगी में, फिर बुगी वुगी से देन ही मूव टू तकेशी's Castle एंड ही वाज स्टिल डूइंग फिल्म्स ऑन द साइड, बट आई थिंक एक ही वजह से आज भी कंसिस्टेंट है डैड और बरकरार रहे इंडस्ट्री में, इज बिकॉज ऑफ हिज टैलेंट, टोटली, बिकॉज वो वॉइस ओवर भी कर सकते हैं, होस्ट भी कर सकते हैं, मिमिक्री भी कर सकते हैं, डांस भी कर सकते हैं, गा भी सकते हैं, एक्ट भी कर सकते हैं, यू कैन डू एनीथिंग इन क्रिएटिव फील्ड, राइट भी करते हैं, सो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बी सुपर क्रिएटिव, यू हैव टू बी वेरी गुड एट व्हाट यू डू, एंड आई नो मेरे लाइफ में भी अप्स एंड डाउन आएंगे कहीं ना कहीं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, बट व्हाट्स इन आवर कंट्रोल इज कि हम अपना बेस्ट करें और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दें और वी गो आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन टू गिव द ऑडियंस बेस्ट जी, यू नो, वरना हम लेट बैक हो जाते हैं कि यार हाँ, चल छोड़ना हो गया। तो वो मेहनत उनकी जो कंसिस्टेंसी रही है वो इंस्पायर, क्योंकि फाइनेंशियली भी हमारी बात हो रही थी कि फाइनेंशियली भी बहुत दिक्कतें रही थी, ऑफ कोर्स, एंड बट फिर भी यू नो फाइनेंस, मुझे पता था कि मेरे पिताजी के बैंक अकाउंट में पैसे हैं नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी तरीके से बच्चों को बेस्ट हॉलीडेज दिए, बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दी, बच्चों को मोस्ट अमाउंट ऑफ एक्सपोजर दिया। तो कई लोग बोलते हैं ना, नहीं यार तेरे फादर ने, सो यू नो रणविजय सिंह, मैं रणविजय सिंह के साथ एक दिन बैठा एंड मैं सिर्फ एक ही बार मिला उनसे, एंड ही हैज़ टोल्ड मी द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स जो उन्होंने मुझे रियलाइज़ की है, एंड आई थैंक हिम फॉर दैट, इज़ दैट उन्होंने एक दिन बोला कि यार नहीं यार, बट डैड ने कहीं कोई इन्वेस्टमेंट की होगी तो 5 साल बाद तुझे बोलेंगे कि बेटा ये है 50 करोड़ या 100 करोड़ जो मैंने तेरे लिए इन्वेस्ट करके रखे अब दे रहा हूँ। मैंने बोला नहीं सर, ऐसे था ही नहीं, बिकॉज वो पैसे ही नहीं थे कभी इन्वेस्ट करने के लिए, वो पैसे हमने हमेशा उड़ा दिए, चाहे वो हॉलीडेज़ पे हो, एजुकेशन पे हो, या बच्चों को बेस्ट और बेस्ट कपड़े पहनाएं, बेस्ट और बेस्ट खाना खिलाएं, बट फिर उन्होंने मुझे देख के उन्होंने एक बात बोली, ठीक है मतलब इन्वेस्टमेंट तुम तीनों, how sweet, and that is such a great Actually, point that the investment for the parents, 3 बच्चे और वो उनको रिटर्न करेंगे अपने लाइफ में, अपनी मेहनत से, अपने काम से, यू नो, जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं ज़रूर आज, और आज मेरे दिमाग में तो यही रहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे डैड ने इतनी मेहनत की, यू नो, ही इज़ ओल्ड टुडे, उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत, यू नो, एक इंसान 8-7 साल के हैं, यू नो, कहीं ना कहीं वो भी थक जाते होंगे, सो मैं तो कोशिश करता हूँ कि मैं पूरा जो बोझ है उनके कंधों से उठाकर अपने कंधों पे ले लूँ, और अब मेरी बारी है कि मैं अपनी फैमिली का ख्याल रखूँ, फ्रंट गियर पे आए। और एंड मिजान, आखिरी का सवाल है कि टकेशी's Castle आ रहा है और मतलब वी आर मिसिंग, 90s किड है हम, हमें तो बहुत मिस, क्यों, तो पापा क्यों नहीं कर रहे ये? आई थिंक Amazon ने डिसाइड किया कि भुवन को लाएं, भुवन मम को, हु इज आल्सो वंडरफुल, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, मैं देखना चाहता हूँ कि भुवन करेगा क्या, बिकॉज बेंचमार्क बहुत हाई है, जावेद जाफरी को यू नो टक्कर देना बहुत मुश्किल है, बट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड एंड ऑल द बेस्ट टू भुवन फॉर इट, बट I would still want. Yeah, I'm a जावेद जाफरी फैन। तो मिजान, थैंक यू सो मच, बहुत मतलब पापा और दादाजी की जो तरबियत है वो बहुत मतलब बेहतर है और बहुत स्वीट है, आप ऐसी तरक्की करते रहे, चलिए ऑल द वेरी बेस्ट।